जी माल न्यूट्रिशन, ये प्लीज बहुत अच्छा समझ लीजिएगा क्योंकि ना ये बहुत पूछा जाता है और मुझे लग रहा है कि मुझे पढ़ाना अपनी बुक से ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो मुझे चीजें लग ही डिफरेंट रही हैं बिल्कुल। आप लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस भी समझना है क्योंकि पेपर में अक्सर औकात डिफरेंस के तौर पर पूछते हैं, वाइवा में भी खासकर पूछ लेते हैं इसमें से, ठीक है। और यूक्यू भी आने का चांस इसी का ज्यादा होता है, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले तो ना प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं ना, उसमें से माल न्यूट्रिशन को देखने लगे हैं कि प्रोटीन एनर्जी की माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसके अंदर दो ये डिजीजें क्वाश, ठीक है ना, जो भी है क्वाशियकर, ठीक है, और मरासमस। इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर प्रोटीन डेप्रिवेशन मेन होती है। मतलब एक है कि ओवरऑल टोटल कैलोरीज जो कि आप टोटल ले रहे हो वो, ठीक है ना, अगर उसको देखा जाए तो टोटल कैलोरीज फिर भी ठीक है, लेकिन ये है प्रोटीन तो बिल्कुल ही डेप्रीवेट ही कर गई है ना, प्रोटीन तो आप बिल्कुल ले ही नहीं रहे, ठीक है। और दूसरा मेरास्मस के अंदर क्या होता है कि ओवरऑल बॉडी के अंदर जो ओवरऑल कैलोरी डेप्रीवेशन है, मतलब ये कि ओवरऑल जो कैलोरीज है ना वो ही लो है, ठीक है ना। मतलब ये बात समझ आ गई। पहले तो ये डिफरेंस क्लियर कर लो कि इसके अंदर मेन प्रोटीन डेप्रीवेशन, इसके अंदर कैलोरी डेप्रीवेशन, उसके अंदर प्रोटीन भी कम है, हर चीज ही कम है। बात समझ आ गई? अच्छा, चलो। अच्छा, फिर नंबर दो समझते जाओ जरा प्लीज, ठीक है। फिर जनाबे वाला और क्या है, फ्रिक्वेंटली सीन इन चिल्ड्रन आफ्टर वीनिंग एट एट अबाउट वन ईयर ऑफ एज, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है कि आफ्टर मीनिंग अबाउट वन ईयर ऑफ एज, ठीक है ना, आफ्टर वन ईयर। और इसके अंदर क्या है, यंगर देन वन ईयर ऑफ एज, ठीक है ना, यंगर देन वन ईयर ऑफ एज व्हेन ब्रेस्ट मिल्क सप्लीमेंटेड विद, यानी कि जब आप उसको फार्मूला मिल्क देने लग गए हैं, ठीक है ना, मतलब वो सप्लीमेंटेड मिल्क देने लग गए हैं, ठीक है ना। तो जिनके अंदर जनाबे वाला वो प्रोटीन्स और कैलोरीज इनफ है ही नहीं, ठीक है ना, विद वाटर कैन यूज ऑफ नेटिव सीरियल दैट आर यूजुअली डेफिशिएंट इन प्रोटीन एंड कैलोरीज। तो बात समझ आ गई कि ये जनाबे वाला यूजुअली किस में होता है, यूजुअली कि यंगर देन वन एज, मतलब ये मतलब यूजुअली की बात की जा रही है वैसे, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, फ्रिक्वेंटली सीन इन चिल्ड्रन आफ्टर वीनिंग अबाउट वन ईयर ऑफ एज, ठीक है। ये दूसरा डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मजीद मजीद जो मेन डिफरेंस, जिस तरह का ये डिफरेंस था, जो कोई बड़ा डिफरेंस, वो क्या होगा। अब इसके अंदर बिल्कुल प्रोटीन ही नहीं है, तो बॉडी के अंदर क्या प्रोटीन होगी, पहले मुझे ये बताओ, क्या बॉडी के अंदर प्रोटीन होगी? नहीं होगी। जहां जहां पे बॉडी में प्रोटीन है वो नहीं होगी। मतलब ये कि ओवरऑल जो प्रोटीन की कमी होगी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ से आप लोगों ने याद रखना, एडीमा वाला, ठीक है ना, एडीमा। एडीमा, इसमें एडीमा होता है, इसमें एडीमा नहीं होता। अब इसको बात को समझो, देखो एडीमा कब होता था, पहले मुझे बताओ। आपको याद है प्लाज्मा प्रोटीन्स एक चीज होती हैं, वो क्या रखती थी, याद करो याद करो याद करो। एक होता था हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसकी वजह से फ्लूइड बाहर जाता था, कैपिलरी के अंदर से बाहर जाता था। दूसरा क्या होता था, प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो कि जिनका क्या होता था, याद करो याद करो याद करो, जो कि फ्लूइड को अंदर की तरफ, यानी कि कैपिलरी के अंदर ही रखती थी फ्लूइड को, कहती थी बाहर नहीं जाना। याद करो, एक ही इनवर्ड फोर्स थी जो कैपिलरी के अंदर खींच रही थी। पल्मोनरी एडिमा की मिसाल ले लो, ठीक है। तो ठीक है ना, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी कि फ्लूइड कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड प्रेशर होता है ना, वो कहता है मैंने बाहर जाना है। और जो उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, वो उसको अंदर ही रखती हैं, ठीक है। इसको कहते हैं प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से होता है। अगर प्रोटीन्स ही नहीं होंगी तो ये नहीं होगा, फ्लूइड सारा बाहर निकल जाएगा, तो आपको एडीमा हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? बहुत अच्छा क्लियर करना है इस बात को, ठीक है, कि एडिमा हो जाएगा आपको। फिर नंबर दो पॉइंट जो आप लोगों ने देखने हैं, लैक ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन टू मेंटेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा चलो जी, ये दो ये अब मेन पॉइंट, इसमें एडिमा नहीं होता, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया अब आप लोगों को। अच्छा चलो जी, इसके बाद जनाबे वाला और कोई बड़ा वाला पॉइंट और इसके अंदर याद रखना है कि इसके अंदर अल्ब्यूमिन की कमी भी होगी। ऑब्वियसली प्रोटीन जो कम है तो अल्ब्यूमिन की कमी होगी। तो इसमें होता यह है कि आप अल्ब्यूमिन, सीरम अल्ब्यूमिन का लेवल भी चेक करते हो, ठीक है ना। माल न्यूट्रिशन इसको मतलब चेक करने के लिए ना, सीरम अल्ब्यूमिन का लेवल भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। पता नहीं है यहाँ पे, ये देखो, डिक्रीज अल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन, ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है ना, कि आप अल्ब्यूमिन का लेवल भी चेक करते हो इसमें, ठीक है ना। उस माल न्यूट्रिशन को रिफ्लेक्ट, उसको रिफ्लेक्ट करता है ना कि सिर्फ अल्ब्यूमिन का लेवल लो हो गया, इसका मतलब है आपको प्रोटीन की डेप्रीवेशन है, इसका मतलब आपको
क्या है, ये क्वाशियोकर है, ठीक है, और कर, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आप लोगों को, 4 पॉइंट हो गए। अच्छा जी, इसके अलावा जनाबे वाला, इसके अलावा चलो जी और क्या देखो आप लोग, ठीक है ना, इसके अंदर ओवरऑल बॉडी के अंदर जितने विजरास की प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना, मतलब ओवरऑल डिक्रीज सेंसेस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है ना, इसके अंदर सब कुछ, ठीक है। तो चलो जी ये पॉइंट भी अब आप लोगों को पता है। अच्छा चलो अब मैं आप लोगों को वो पॉइंट बताऊं जो कि मेन मैं बताना चाह रहा हूँ, वो पता क्या है, यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ, उसी को मैं ढूंढ रहा था, यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं वैसे बता रहा हूँ अब, ठीक है ना। होता ये है कि चूंकि इसके अंदर कैलोरी, इसके अंदर जनाबे वाला देखो ना, कैलोरी इनटेक तो इनफ है ना, लेकिन प्रोटीन नहीं आप ले रहे। तो कैलोरी इनटेक इनफ है कि नहीं है, पहले मुझे बताओ। तो अब मतलब आप कार्ब्स आप ले रहे हो, अब क्या होता है, कार्ब्स आप इनफ है, वही पॉइंट जो मैं आपको इंसुलिन में क्लियर बता के आया हूँ, अभी बता के आया हूँ। तब आप कार्ब्स आप इनफ ले रहे हो, बस प्रोटीन नहीं आप ले रहे ज्यादा, सही से सही है। उससे अब क्या होता है, आपका इंसुलिन का लेवल तो है ना, इंसुलिन का लेवल तो मेंटेन रहता है, क्योंकि आप कार्ब इनफ ले रहे हो, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। तो आगे से इंसुलिन का इफेक्ट किस पे है, प्रोटीन्स और लिपिड्स पे। तो मैंने क्या कहा था कि इंसुलिन क्या करता था, इनहिबिट कर रहा था लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस। तो जब, अच्छा, इंसुलिन क्या करेगा आगे से, लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस को इनहिबिट करेगा, सप्रेस करेगा, ठीक है, बात समझो। मैंने उधर बता के आया था वहां पे कि इंसुलिन का एक इफेक्ट ये होता है कि उसने लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस उसने क्या, वो नहीं होने देता। वो कहता है अभी ये मैंने खाना खाया, अभी ये चीजें बनाओ, अभी ग्लाइकोजन को बनाओ, अभी प्रोटीन को बनाओ, अभी फैट को फैटी एसिड सिंथेसिस करो, ठीक है, अभी तो खाना खाया, अभी तो फैट आया है, अभी तोड़ने का टाइम नहीं है। तोड़ने का टाइम तब होगा जब भूख लगी होगी, जब ग्लूकागोन आएगा, जब आप स्टारवेशन में हो, जब आपको अब आपने अपने रिजर्व को यूज करना है। तो अब इंसुलिन का मतलब, इसका मतलब यहाँ पे लेवल सही है, एडुकेट लेवल है। तो इंसुलिन आपके लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस जनाबे वाला नहीं होने देगा। इसीलिए इस बंदे के अंदर इवन फैटी लिवर तक भी होता है, ये चेक करो, फैटी लिवर, भूख से बेचारा, ठीक है ना। ये देखो देखो देखो, फैटी लिवर तक भी होता है। फैटी लिवर कब होता है मेरे भाई, फैटी लिवर तब होता है जब आपका इनफ आपके अंदर फैट हो। मैं पढ़ा के आ रहा हूँ अब आप लोगों को फैटी लिवर की सारी कहानी भी, न्यूट्रिशन के पहले चैप्टर में, ठीक है ना। तो उसके अंदर इवन इवन उसके अंदर ये भी हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि जरूर हो गई होगा, वो तो डिपेंड करता है ना कि आप का मतलब, वो तो डिपेंड करता है कि आप कार्ब खाई जा रहे हो, किस कदर आप कार्ब खा रहे हो, वो तो फिर उस पर डिपेंड करेगा ना। ये नहीं है कि लाजमी ये सिम्टम होगा, ठीक है। इवन बात होगा दूसरा कार्ब उसको बंदे के अंदर ना हो, बिल्कुल फैट हो ही कोई ना, मतलब नॉर्मल हो, उसका बीएमआई वगैरह ठीक हो। ये तो हम तब बात कर रहे हैं कि अगर आप, हो सकता है आप ज्यादा खा रहे हो, प्रोटीन बिल्कुल नहीं ले रहे, तब आपका इवन फैटी लिवर तक भी हो सकता है। उसकी वजह अब आपको समझ आई, अब वजह समझ आई। देखो ना, सवाल आपका होना चाहिए था कि सर बंदा तो भूख से मार रहा है, आप फैटी लिवर करा रहे हो उसको। तो बड़ा एक ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, अब क्लियर हो गई। अच्छा एक और बात सुनो, वो क्या, वो ये है कि इसको पता क्या कहते हो आप। अब मेरी अगली भी बात सुनो, अभी आपको अभी भी पूरी समझ नहीं मेरी बातों की आई। जब आप प्रोटियोलाइसिस और लिपोलाइसिस को रोक रहे हो, तो अब इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है भी सही ना। देखो मसल मुसल तो है ना प्रोटीन। आप ये चाहते थे कि यार अगर आपका, क्यों ना आप जनाबे वाला वहां वहां पे जहाँ पे बॉडी में वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन चाहिए, जैसे एल्ब्यूमिन, जैसा कि प्लाज्मा प्रोटीन दूसरी जो है, जैसा कि और कोई इम्यूनोग्लोबिन की प्रोटीन, आपको पता तो है एल्ब्यूमिन इम्यूनोग्लोबिन की जो प्रोटीन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इम्यूनिटी सारी डाउन हो जाएगी। तो आप ये चाहते थे कि यार होता ये कि वहां पे प्रोटीन चाहिए तो हम प्रोटियोलाइसिस करते, ठीक है, मतलब अपने मसल को थोड़ा कम कर लेते ना यार, थोड़ी, ठीक है, थोड़ा और कुछ ना कुछ कर लेते, और जनाबे वाला प्रोटियोलाइसिस करा के तो हम वो ये एल्ब्यूमिन वगैरह और इम्यूनोग्लोबिन्स वगैरह, तो और चीजें मतलब कुछ बना लेते, कोई कहीं पे कोई बॉन्ड बननी जरूरी है या कुछ भी जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो इसी वजह से चूंकि वो काम तो होगा नहीं, क्योंकि प्रोटियोलाइसिस तो होनी ही नहीं है, जिस तरह लिपोलाइसिस नहीं होनी ऐसे ही प्रोटियोलाइसिस भी नहीं हो रही। तो इसीलिए क्वाशियोकर को कहते हैं नॉन नॉन अडेप्टिव माल न्यूट्रिशन, नॉन अडेप्टिव, ठीक है ना। किसने, देखो ना अडेप्टिव कौन होता है, जो बंदा यार देख रहा है कि प्रोटीन नहीं आ रही, तो यार चलो यहाँ यूज से यूज करके, चलो यार यहाँ पे तो यूज करो ना, ठीक है।
तो इस वजह से इसको कहते हैं नॉन अडेप्टिव, क्योंकि इंसुलिन जो है वो तो रेगुलेट कर रहा है, इंसुलिन तो कहता है भाई नहीं। तो कहने का मतलब आप समझियो मेरा कि कार्ब की वजह से, हालांकि हक ये बनता था कि प्रोटीयोलाइसिस भी हो जाती, लिपोलाइसिस भी हो जाती, ठीक है, लेकिन ये है कि वो चीजें रेगुलेट सही से नहीं हो पाई, ठीक है, और प्रोटीयोलाइसिस भी नहीं हुई, तो इसलिए इसको नॉन अडेप्टिव कहते हैं। जबकि ये मरासमा जो होती है, इसमें तो चूंकि आप ओवरऑल एनर्जी बिल्कुल नहीं ले रहे, तो यहाँ पे तो नहीं ना, इंसुलिन का लेवल भी ओके नहीं है, तो इसलिए वो फिर उसका नाम क्या, वो फिर प्रोटीयोलाइसिस वगैरह हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये कि यहाँ पे जो कुछ होना है वो कुछ हो रहा है, यहाँ पे कोई इंसुलिन नहीं है जो कि आके उसको रोके, बल्कि ग्लूकागोन आएगा ऑब्वियसली यहाँ पे, ठीक है, तो वो तो फिर प्रोटीयोलाइसिस वगैरह करवाएगा ना। तो इसलिए ये जो है ये अडेप्टिव माल न्यूट्रिशन है। और ये जो बात मैंने अभी बताई है, ये आप यकीन मानो कि आपको अब क्वाशेकर और मासमस की अंदर से कहानी पता चल गई है, ठीक है, जो के बंदे को नहीं पता चलती, ठीक है ना, इवन हमें भी नहीं पता थी, ठीक है। ये ऐसे किसी से पूछ भी लेना कभी, किसी से बात करते हुए कि यार ये क्या है, आप बेशक जिसने जितनी भी रीड मारी उसको नहीं ये बातें पता होंगी, और मेन कहानी अलग अंदर से ये है, ठीक है ना। अच्छा चलो खैर, ये बात पता चल गई। अच्छा एक और मजेदार बात, एक तरफ से बंदे की प्रोटीन नहीं है, देखो ना, यहाँ पे देखो ना, प्रोटीन उस बंदे की कम है ना, क्योंकि बॉडी की उसकी बिल्कुल मतलब एक तरफ से प्रोटीन तो बन नहीं रही, तो ऊपर से हो इसको एडिमा रहा है, एडिमा रहा है, तो कहता है इवन एडिमा हो सकता है आपके मसल लॉस को मास्क कर ले, ठीक है ना, मतलब ये कि प्रोटीन की कमी को भी हो सकता है वो ऐसे लगे बंदा मोटा सा है, ठीक है ना, मतलब वो एडिमा, ठीक है, इवन उसने 7 डायग्राम भी शायद बनाई हो, ये देख, वो उसको मास्क भी कर सकता है, ठीक है। बात समझ आ गई कि हो सकता है सारी बॉडी के अंदर ऐसे एडिमा सा हो जाए ना, फ्लूइड भर जाए, तो वो उस चीज को मास्क भी, उसने जस्ट यहाँ पे डायग्राम बनाई है, ठीक है, बाकी एडिमा तो फिर सारी बॉडी में भी हो सकता है, तो वो फिर जनाबे वाला ना इस तरह से वो उसको मास्क भी कर सकता है, तो ये एक बात भी क्लियर होगी अब आप लोगों को, ठीक है। अच्छा फिर एक और बात यहाँ पे सुनो, ये मजेदार बात यहाँ पे एक और भी है, ठीक है ना, वो ये है कि अच्छा चलो एक और बात, ये एनीमिया वाली बता दूं आप लोगों को। आप लोगों ने जब विटामिन पढ़ा रहा था मैं, उसमें जब मैंने B9 वाला विटामिन पढ़ा रहा था, तो साथ में विटामिन के चैप्टर पे एक टेबल बना हुआ था, नॉर्मोसिटिक, मैक्रोसिटिक और माइक्रोसिटिक। जब हमने माइक्रोसिटिक पढ़ा तो हमने देखा कि वो विटामिन सी की कमी से हो सकता है वो, ठीक है ना। तो जब हमने उसमें आयरन की कमी से हो सकता है, जब हमने मैक्रोसिटिक पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा, ठीक है ना, हमने उसमें B9 और B12 की कमी को पढ़ा, जब हम और अपने इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी को पढ़ा, जब हमने नॉर्मोसिटिक को देखा तो हमने देखा था वहां पे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन लफ्ज लिखा हुआ था, और वो मैंने उस टाइम पे नहीं बताया था, ऐसे ही है। तो वो बेसिकली यहाँ पे है कि अगर आपकी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, तो उससे आपको पता है हीमोग्लोबिन के अंदर आपकी प्रोटीन हुई, प्रोटीन भी तो है ना, ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड भी तो है ना, हीम ही तो नहीं ना सिर्फ अकेला, ठीक है। तो इस तरह से अनीमिया भी हो रहा होता है आपको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है, और ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी भी नीचे आ रही होती है, ठीक है, ये देख रहे हैं, डिप्रेस्ड इम्यून सिस्टम, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज वगैरह ये सब क्या है, प्रोटीन ही तो है, ठीक है। अच्छा एक और बड़ी मजेदार बात जो कि आप लोगों को मैं उधर बता चुका हूँ, क्या नाम है, रीफीडिंग सिंड्रोम के अंदर क्या बताया था मैंने आपको, जब रीफीडिंग होती है, जब आप एक बंदे को बहुत अच्छा माल नरिश रखते हो, ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसको इकट्ठे ही, जब आप वो खाना लेने शुरू करता है, इकट्ठे ही रीफीडिंग करता है कार्बोहाइड्रेट्स की, ये बात मैं बता चुका हूँ, ठीक है, तो उसको क्या होता है, हाइपोफॉस्फेटीमिया, उसका फॉस्फेट का लेवल, देखो मेरी बात अब जल्दी से सुनो, एक बंदे को आपने अरसा दराज तक मतलब बिल्कुल माल माल नरिश रहा, ठीक है, और फिर अचानक ही मतलब ये कि उसको पास खाना पहुंचा और उसने रीफीडिंग शुरू की कार्ब की, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ही दिए जाएंगे ना, तो उस टाइम पे अब क्या है कि अब सारी बॉडी के अंदर चीजें बननी है, चाहे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो, चाहे जो कुछ भी बने, अब वहां पे फास्फेट यूज होगा, तो फास्फेट यूज होगा तो क्या होगा, ओहो, अब क्या आवाज नहीं जा रही, क्या हो रहा है, ओ खुदाया, क्या आप लोगों को आवाज नहीं आ रही, बताएं मुझे। बाकी बच्चे बताएं, उनको आवाज क्लियर आ रही थी।
तो मामा आप बताएं, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपके पास आवाज ठीक आ रही थी। फातिमा देख लो अब अपने काम लो, ठीक है, बाकियों को आवाज ठीक आ रही है, ठीक है। तो वो आपके इंटरनेट का मसला भी तो हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं कि मेरा ही मसला हो। चलो जी, चलो अगर कोई पॉइंट मिस भी होगा तो रिकॉर्डिंग में सुन लेना, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डर हमारे को बिल्कुल ठीक जा रही है आवाज। चलो आगे सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो, क्या बता रहा था मैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इन्फेक्शन वाली बात भी क्लियर होगी अब आप लोगों को, यहाँ से नहीं वाली बात भी क्लियर होगी, ठीक है। तो यही जो है ना, यही आप लोगों के जो मेन डिफरेंस हैं, ठीक है। यहाँ से डीमा वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो बातें आप लोगों को पता है ना कि ऑब्वियसली डी पिगमेंटेड, क्योंकि आपका मेलानिन वगैरह सारे पिगमेंट्स जो हैं, ये तो सारे आपको पता है ना प्रोटीन है, तो वो तो बातें आसान है, वो तो बंदे को फौरन पता चल जाती हैं, ठीक है। अभी मैं कोई पॉइंट पता नहीं कौन सा बता रहा था। हाँ, अनीमिया वाला पॉइंट अगर मैं बता रहा था तो उसमें उसमें क्या है, उसमें यही है कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो सही से जब नहीं बनता, ठीक है। और ये वो मेन सबसे ज्यादा मेन पॉइंट यही था कि आपका जनाबे वाला जो है ना, आपका ये क्या है, नॉन, ये क्या अडेप्टिव है और ये क्या नॉन अडेप्टिव है, ठीक है। यहाँ से स्टेबल को भी देख लेना, ठीक है ना। देर एडिमा प्रेजेंट, एपेटाइट पुअर, ये आप लोगों की न्यू बुक के अंदर ये चीजें नहीं लिखी हैं, वहां पे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये बस पहले 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, इसलिए बस वही काफी है। चलो जी, अब ये हो गया। एक और भी आपकी न्यू बुक के अंदर चीज लिखी है, कैकेक्सिया। वो क्या है, वो वेस्टिंग डिसऑर्डर है, जो कि आपकी एपेटाइट भी नहीं हो रही, आपको भूख भी नहीं लग रही होती, और आपकी मसल एट्रोफी भी हो ही जाती है, मसल एट्रोफी भी ना हो ही जाती है सारी। हाँ, रीफीडिंग सिंड्रोम बता रहा था, ठीक है ना। बस वो एक इंपॉर्टेंट बात है, वो भी आप लोगों को पता होनी लाजमी है, मैं समझता हूँ कि लाजमी है, खासकर माल न्यूट्रिशन का टॉपिक हो और वही बात ना पता हो। तो इसमें ये होता है कि अगर देखो, अब आपने एक अरसा तक उस बंदे को खाना नहीं उसने खाया, अचानक जब उसको खाना मिलता है, कार्ब मिलती है, ठीक है, तो अब न्यू सक्सेस बननी है, ठीक है, सारी ग्लाइकोजन वगैरह के सेंसेस उसमें सारे में वो यूज हो रहा होता है, फास्फेट, ठीक है। तो अचानक रीफीडिंग के टाइम पर, रीफीडिंग सिंड्रोम यही है कि रीफीडिंग के टाइम पर उसका फास्फेट का लेवल बॉडी में लो हो जाता है, क्योंकि सारी सारी फास्फेट यूज हो रही है, तो उसको कहते हैं हाइपोफास्फेटीमिया। हाइपोफास्फेटीमिया, तो ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया अब आप लोगों को। अच्छा, फिर एक और बात ये याद रखो, ठीक है ना। तो अच्छा, क्योंकि ये देखो इसके अंदर वो ऑलरेडी सिर्फ प्रोटीन नहीं ले रहा, तो बाकी चीजें तो वो ले रहा है ना, कार्ब शार्ब तो उसके अंदर ऑलरेडी वो ले रहा है। मसला तो इसका है कि इसके अंदर वो टोटली कुछ भी नहीं ले रहा, ठीक है। तो भाई इसके अंदर तो पूरी एनर्जी की डेप्रीवेशन है ना, पूरी हर चीज ही उसकी, वो कुछ भी नहीं खा ही नहीं रहा कुछ भी, ओवरऑल एनर्जी की डेप्रीवेशन। तो इसलिए फिर इस तरह के बंदे को फिर बाद में मिल्क भी दिया जाता है, मिल्क दिया, क्योंकि मिल्क क्या है, फॉस्फेट का अच्छा सोर्स है, याद रखने ये पॉइंट पता है ना, मिल्क जो है वो फॉस्फेट का अच्छा सोर्स है, तो इसलिए फिर उसको क्या दिया जाता है, मिल्क दिया जाता है, ठीक है जी। अब आप लोगों को जो है ना इसकी अच्छी समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऊपर चलता हूँ जल्दी जल्दी, मैं वो बताऊँ आप लोगों को, क्या नाम है, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप और फाइबर, कम से कम ये दो तो बहुत अच्छा बता दो ना। हाँ, ये पहले समझ लो। अब देखो, आमतौर पर तो आप क्या करते हो, आप सुक्रोज लेते हो, ठीक है, लेकिन ये है कि बाज आपने ना, आप चाहते हो कि आप रेगुलेट करो कि आपने कितनी स्वीटनेस रखनी है किसी भी चीज के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के अंदर, तो वहां पे वो सुक्रोज को नहीं यूज कर रहे होते, वहां पे वो क्या यूज करते हैं, एक होता है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप्स, ठीक है, एक होता है प्योर कॉर्न सिरप्स। प्योर कॉर्न सिरप्स के अंदर तो होता है 100% ग्लूकोज, और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप्स के अंदर क्या होता है, उसके अंदर अंडर एंजाइमिक प्रोसेस करके ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट किया होता है, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट किया होता है, ठीक है ना। मतलब ये कि इनमें ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों होती है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप के अंदर, ठीक है ना। ये देखो, ये देखो, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप के अंदर 55% फ्रुक्टोज और 45% क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो यानी कि उसके अंदर क्या है, आप क्या करते हो कि ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करते हो, और इसको फिर आप क्या करते हो, ठीक है ना, इसको फिर आप मिक्स करते हो किसके साथ, प्योर कॉर्न सिरप यानी कि 100% ग्लूकोज के साथ। तो इस तरह से बनता क्या है आपका हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप,
अब बात को आपको समझ लगी कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप के अंदर आपने किया क्या है। आपने एक तरफ तो रख दिया आपने 100% ग्लूकोज, दूसरी तरफ आप ये कर रहे हो कि आप ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में भी कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि फ्रुक्टोज को आप ग्लूकोज के साथ मिक्स करके अपने डिजायर्ड स्वीटनेस का आप एक चीज बना रहे हो। ठीक है, डिजायर्ड स्वीटनेस यानी कि आप थोड़ी मिठास बढ़ाने के लिए ना, देखो सुक्रोज के अंदर तो 50% ग्लूकोज 50% फ्रुक्टोज है, उसकी तो जो मिठास है। अब आप चाहते हो यार मैंने मिठास इतनी रखनी है, इसको इतना करना है, तो आप क्या करते क्या हो, आप थोड़ा चाहते हो कि क्योंकि आपको पता है मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है, फ्रुक्टोज है, तो आप क्या कर क्या रहे हो, आप थोड़ा सा फ्रुक्टोज का लेवल बढ़ा रहे हो। ठीक है, मतलब आप अपनी अपनी मर्जी का कुछ फ्रुक्टोज हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप्स को कितने वाले होते हैं, 55 वाले होते हैं, कुछ 42 वाले होते हैं। 55 का मतलब है कि आप इसमें फ्रुक्टोज का लेवल बढ़ा रहे हो, 42 का मतलब है आप इसमें थोड़ा सा वो कम कर रहे हो शुगर, उसमें मिठास कम कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये भी होते हैं कईयों के अंदर, हमने किसी चीजों के कुछ कुछ चीजों में मिठास थोड़ी कम रखनी होती है ना, तो वो भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से है, बात समझ आ गई कि देखा 55 वाला आमतौर पे कहाँ यूज किया जाता है, बेवरेजेस में, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर। ठीक है, और कुछ प्रोसेस फूड्स के अंदर ये भी यूज किया जाता है। ये याद रखना है कि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर ये यूज होता है, ये याद रखनी है बात। ठीक है, बात समझ आ गई ना। ठीक है, अच्छा अब बड़ी बात बताता हूँ जो मेन है। ये तो आसान सी बात है कि ठीक है सर भाई ये कॉर्न सिरप्स होते हैं भाई, इनके अंदर फ्रुक्टोज ज्यादा, इतनी तो बात नहीं थी। मेन अब बात सुनो, देखो अब इसका मतलब ये है कि अगर आप ये दे रहे हो, ठीक है, एक चीज ये है, एक चीज क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज के अंदर तो ये निजाम होता है कि एक लिंकेज बना होता है, डायसैकेराइड बना हुआ है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान, जबकि अब तो कोई नहीं ना, आपने इसके अंदर तो कोई वो नहीं बना हुआ। इसके अंदर तो आप 55% फ्रुक्टोज और 55 और 45% ग्लूकोज दे रहे हो, यानी कि इसमें आप इनकलकेट ही मोनोसैकेराइड्स कर रहे हो। ठीक है ना, इसमें सुक्रोज में तो बॉन्ड बना होता है ना, इसमें बॉन्डिंग नहीं है। सिर्फ अब बात समझ आ गई मेरी बहन की, इसमें आप इंजस्ट ही मोनोसैकेराइड्स कर रहे हो, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, बाकी ये है कि कोई इनको कोई वो डिफरेंस नहीं है इतना, वो कहते हैं कि मतलब पोस्ट प्राइमरी मतलब खाने के बाद कोई इंसुलिन का कोई मसला हो, या फिर वो कहता है फिलहाल इतना कोई नहीं पता चला कि कोई इनमें को पोस्ट प्रांडियल मतलब ये कि कोई ग्लूकोज को लेवल को इसमें कोई ज्यादा हाई हो जाता हो, या फिर मतलब उसमें कोई फर्क नहीं आया इंसुलिन में या फिर उसका नाम क्या आपके ग्लूकोज के लेवल हाई होने में, मतलब वो सुक्रोज और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप्स के अंदर वो कोई फर्क नहीं आया। लेकिन एक बात याद रखना, आपकी अभी वाली बुक के अंदर लिखा हुआ है कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप खाने से अलबत्ता मोटापा बढ़ रहा है, वेट गेन ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो कहता है अभी तक उसकी काज नहीं पता चली। ठीक है, तो ये बातें अब आपको पता चलेगी। अब आप मुझे बताओ कि सबसे मेन पॉइंट कौन सा था, यही वाला था ना, कि इसके अंदर आप हाई सुक्रोज तो आपने जब लिया, इसमें 55% ग्लूकोज थी, 55% फ्रुक्टोज थी, आपने एक डाइसैकेराइड के तौर पर लिया। आपका सुक्रेज जरूरी है, म्यूकोजल एंजाइम जरूरी है जो कि उस पर एक्ट करे और फिर उसको इसमें कन्वर्ट करे। लेकिन हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिर्फ 55 का क्या मतलब है कि इसके अंदर 55% आपने फ्रुक्टोज डाली हुई है, और ये आप सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर यूज करते हो। ठीक है, ये जब आएगी तो अब आपको वो नहीं जरूरत सुक्रेज वगैरह की, तो कोई सुक्रेज वगैरह की जरूरत नहीं है, अब इस सारे नहीं 55% ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दे के अब्सॉर्ब हो जाना है। तो ये मेन फर्क है कि इट इज इंजेस्टेड एज मोनोसैकेराइड्स, ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। ठीक है, चलो जी, अब आगे जनाबे वाला फाइबर वाले पॉइंट आ गया। इसको फाइबर वाला बड़ा अच्छा है यार, ये बड़ा मतलब जरूरी भी है, समय में पूछा जाता है यूक्यू आता है ये। ठीक है, क्योंकि देखो 2-2.5 नंबर का यूक्यू है, आपका 5 नंबर का यूक्यू भी इतने का आता है कि एक पेज पे पूरा हो जाता है, तो आपका 2.5 नंबर वाला तो बिल्कुल ही छोटा बना, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है ना, बल्कि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो पहले तो मैं आप लोगों को ना बल्कि नहीं तरतीब तरतीब से बताता हूँ। इन द एंड याद आप लोगों ने यही करना है। ठीक है, लेकिन ये है कि इसकी कहानी थोड़ी सी ये पढ़ें तो फिर पूरा इसके वजह सही से पता चलती है। ठीक है, अब सुनो फिर, पहले तो ये समझो कि डाइटरी फाइबर में आता क्या क्या है। इसके अंदर नॉन डाइजेस्टिबल, ऑब्वियसली नॉन सेलुलोज की मिसाल ले लो तो नॉन डाइजेस्टिबल है ना, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिग्निन, मतलब ये कि सिर्फ जरूरी नहीं है फाइबर के अंदर सारे कार्बोहाइड्रेट्स ही हों, जैसा कि हमने किसको रटा लगाया है, सेलुलोज को। लिग्निन भी हो सकता है, वो क्या है, वो क्या है, वो पॉलीमर है। ठीक है ना, ये लफ्ज आपकी न्यू बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, न्यू बुक के अंदर सिर्फ उसने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, न्यू लिग्निन की डेफिनेशन आपको न्यू बुक से पढ़ाऊं। चलो जी, उधर ये लिखा हुआ है नॉन कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर ऑफ अरोमेटिक अल्कोहल्स। ठीक है ना, फिना
यानी कि ये फिनाइल अल्कोहल्स आप लोग इतना समझ लें, ठीक है, कि नॉन कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल्स, ये होते हैं लिग्निन। यानी कि लिग्निन और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, जो नॉन डाइजेस्टिबल होते हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, वो डाइटरी फाइबर बनाते हैं। इतनी बात चल गई है आप लोगों को कि डाइटरी फाइबर के अंदर क्या क्या आता है। नॉन डाइजेस्टिबल कार्ब आते हैं जैसे कि सेलुलोज, और क्या आते हैं, और आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर आते हैं किसके, अरोमेटिक अल्कोहल्स के, लिग्निन। ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, आपका फाइबर बनाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, इतनी बात तो चल गई। अब आगे सुनते जाओ। आगे फाइबर दो किस्म का होता है, एक होता है सोलबल फाइबर, एक होता है इनसोलबल फाइबर। जो सोलबल फाइबर होता है, ऑब्वियसली डाइजेशन तो दोनों की नहीं ना होनी, वो तो बात याद रखो, ठीक है। तो क्योंकि भाई फाइबर है ही तभी ना, भी डाइजेशन नहीं हो रही इसकी। लेकिन ये है कि सोलबल फाइबर का ये होता है कि जनाबे वाला कि उसका क्या होता है कि वो कंप्लीटली या पार्शली फर्मेंट हो जाता है, ठीक है ना, शॉर्ट चेन फैटी एसिड में। जब मैंने लैक्टोज इंटॉलरेंस पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो चीज कि फर्मेंटेशन क्या है। तो जब हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो अगर वो डाइजेस्ट या अब्जॉर्ब नहीं हो पाया तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, ठीक है ना, वहां पर बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन कर देते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी मेटाबॉलिज्म हो गया, उसकी अब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं हुई, फर्मेंट हो गया, ठीक है। फर्मेंट हो गया, किसी किसी जनाब वाला किसी छोटे मजीद छोटे फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो वो फर्मेंटेशन यानी कि डाइटरी जो सोलुबल फाइबर्स है ना, ठीक है, उनकी हो जाती है, जबकि इनसॉल्युबल वालों की वो भी नहीं होती। ये भी बात क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है। अब आ जाए मेन बातों की तरफ, क्योंकि मेन आप लोगों ने ये देख रहे हैं इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो उनकी वो भी नहीं होती, जबकि जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं उनका क्या होता है, वो डाइजेस्ट तो वो नहीं होते, लेकिन ये है कि कंप्लीटली अपार्ट के फर्मेंट जरूर हो जाते हैं, मतलब वो फर्मेंट हो सकते हैं, ठीक है, सॉल्युबल फाइबर, जबकि इनसॉल्युबल का वो भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, अब इनके अब वो कहता है कि इस फाइबर के जो डाइट के अंदर फाइबर की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके अभी आपको इंपॉर्टेंस समझ आती है, क्योंकि मेनली इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से इंपॉर्टेंट है। इसके पांच फंक्शन हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। अब वो सुने, पहले तो ये है कि आपकी डाइट में बल्क ऐड करता है, जिससे ये है कि आपको एक वो सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है। फिर ये कि अब ये मेन पॉइंट है, ये बड़ा अच्छा, इसको हाईलाइट करो कि 10 से 15 गुना अपने वेट के हिसाब से ना, मतलब वेट की वाटर अपनी तरफ टू द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन। ये पॉइंट भी मैं आपको टॉलरेंस बता चुका हूँ कि वाटर अपनी तरफ खींचता है। जब इसकी तरफ आता है ल्यूमन में, ठीक है, तो उससे क्या होता है, अब ये वाला पॉइंट प्लीज इसको, इससे आपका जो स्टूल है वो सॉफ्टन होता है, आपकी स्टूल या, ठीक है, स्टूल वगैरह। फिर जनाब वाला आपकी बॉल मोटिलिटी, ऑब्वियसली जब इतना वाटर आ गया तो बॉल मोटिलिटी तो इंक्रीज होनी है, तो बॉल मोटिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है जी। इसके अलावा ये फाइबर और भी कुछ कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो ये आपकी गैस्ट्रिक इम्पिटिंग को स्लो कर रहे होते हैं, यानी कि स्टमक को ना इतनी जल्दी वो खाली नहीं होने देते, ठीक है। तो जिसकी वजह से मतलब ये, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से ये होता है आपको फुलनेस का एहसास रहता है, ठीक है, कि मतलब ठीक है, बात समझ आ गई। फिर डिलेड एम्पिटिंग एक और फायदा ये होता है कि आपका जो